आने वाले दिनों में जो फ़्लाइट की प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है उसने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए फ़ाइल किया है, जिसके चलते जिस रूट पे वो काम कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी, वहाँ पे इस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर हम गो फर्स्ट, जो कि एक टाइम पे गो एयर के नाम से जानी जाती थी, उसकी बात करें तो ये वो एयरलाइन है जो 17 ईयर्स से ऑपरेट कर रही है और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही उसने 29.11 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर्स को कैरी किया था एंड हैड अ मार्केट शेयर ऑफ 7.8%। लेकिन हाल ही में उन्होंने वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए फाइल किया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक है और कॉरपोरेट डेटर को एम्पावर करता है कि वो एक पिटीशन मूव कर सके अगेंस्ट इटसेल्फ टू इनिशिएट द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और अपने आप को डिक्लेयर कर सके एज इंसॉल्वेंट। और ये जो प्रोविज़न है ये काफ़ी हेल्पफुल है नॉट ओनली टू द क्रेडिटर्स बट ऑल्सो टू द कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और इसके अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर हम गो फर्स्ट की डेट्स की बात करें टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स देन इट इज़ 65.21 बिलियन रुपीज़ और उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जिसमें से अगर हम वेंडर्स की बात करें देन इट इज़ 12.02 बिलियन रुपीज़ एंड इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट लेसर्स इट इज़ 26.60 बिलियन रुपीज़। इस न्यूज़ से गो फर्स्ट के 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ परेशान हैं और पैसेंजर्स गुस्से में हैं। दो गो फर्स्ट के CEO कौशिक खोना ने अश्योर किया है अपने एम्प्लॉयज़ को कि जो कंपनी है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है टू नेविगेट दिस सिचुएशन विद द अटमोस्ट केयर एंड कंसर्न फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। दूसरी तरफ वो पैसेंजर्स जिनकी फ़्लाइट प्री बुक्ड है उनके लिए रिफ़ंड इनिशिएट किया गया है, लेकिन पैसेंजर्स का कहना है कि जो एयरलाइंस है वो बात तो कर रही है रिफ़ंड की, लेकिन वो उन्हें हेल्प नहीं कर रही है इन मेकिंग दी लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स। और दूसरों का कहना है कि जो एयरलाइंस है इट इज़ नॉट रेडी टू से एनीथिंग क्लियरली। दो कंपनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर आपको कोई भी इशू है तो उन्होंने एक कस्टमर केयर नंबर दिया है और इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं एट flygofirst.com पर। अगर हम रिफंड के रिगार्ड में लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 जो भी ये ऑपरेटिंग एयरलाइंस होती हैं इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है कॉम्पनसेशन पे करने का इन केसेस जहाँ पे ये जो कैंसिलेशंस हुए हैं ये किसी ऐसे इवेंट की वजह से हुए हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं और उस रिगार्ड में सारे रीजनेबल मेजर्स लिए गए थे बाय एयरलाइन, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन आ गई तो उस केस में कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है एयरलाइंस के ऊपर कि वो रिफंड करे। लेकिन CAR की जो गाइडलाइंस हैं वो ये भी प्रोवाइड करती हैं कि अगर पैसेंजर्स को इन कैंसिलेशंस के बारे में 2 हफ्ते से कम के अंदर बताया जाता है एंड अप टू 24 आवर्स ऑफ द शेड्यूल टाइम ऑफ द डिपार्चर, तो उस केस में एयरलाइन को ऑफर करना होगा या तो कोई अल्टरनेट फ्लाइट या फिर रिफंड द टिकट। लेकिन गो फर्स्ट के केस में उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं रिफंड ऑफ टिकट अमाउंट टू द ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गो फर्स्ट जो कि इंडिया की 5th लार्जेस्ट एयरलाइंस थी वो बैंक्रप्सी की कगार तक पहुंची कैसे और अब इसके आगे क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन रीजंस की जिसकी वजह से ये बैंक्रप्सी हुई। सबसे पहला तो है कि इस एयरलाइंस के अंदर जो मैनेजमेंट चेंजेस थे वो काफ़ी जल्दी होते रहते थे, तो इस वजह से कोई भी एक फिक्स्ड पॉलिसी नहीं बन पाई। दूसरा है द फंड इन्फ्यूजन रिमेन पैची ड्यूरिंग द लास्ट 18 ईयर्स। और तीसरा रीज़न है द कंपनी प्रैट एंड विटनी। ये वो कंपनी है जो कि सप्लाई करती थी इंजन्स टू गो फर्स्ट, और क्योंकि ये कंपनी उन्हें टाइम पर इंजन्स की सप्लाई नहीं कर रही थी इसकी वजह से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ गो फर्स्ट एयरबस A320 न्यू प्लेन्स वर ग्राउंडेड फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स। और अकेला गो फर्स्ट ही नहीं था जो इसको भुगत रहा था, इसके अलावा इंडिगो को भी प्रॉब्लम्स आई। इंडिगो के 30 प्लेन्स जो हैं दे वर ग्राउंडेड ड्यू टू द सेम रीज़न। लेकिन क्योंकि इंडिगो की जो फ्लीट है वो काफ़ी बड़ी है विच इज़ ओवर 310 प्लेन्स, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन गो फर्स्ट के पास सिर्फ 61 प्लेन्स की फ्लीट थी और उसमें से जब आधों को ग्राउंडेड कर दिया गया तो उसी वजह से इनके ऑपरेशन में प्रॉब्लम आने लगी और इसीलिए गो फर्स्ट ने प्रैट और विटनी को सू किया है इन अ US फेडरल कोर्ट, जहां पे वो डिमांड कर रहे हैं कि एनफोर्स किया जाए आर्बिट्रल अवार्ड और डायरेक्ट किया जाए कंपनी को कि वो
इंजन सप्लाई करें जैसा कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन ये सारा इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि ये जो इंजन्स की प्रॉब्लम है ये अभी नहीं हुई है, ये काफ़ी महीनों से चल रही है। कई बार जो प्लेन्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। तो रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करना पड़ गया। ये जो कैश स्ट्रैप्ड डोमेस्टिक कैरियर गो फर्स्ट है, उन्हें एक शो कॉज नोटिस आया फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन आफ्टर दे कैंसल्ड द फ्लाइट्स ऑन 3rd, 4th एंड 5th मई, और उसी के बाद उन्होंने फाइल किया फॉर वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। डीजीसीए का कहना है कि जो एयरलाइंस के एक्शंस थे दे वर नॉट इन कंप्लायंस विद द रूल्स, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही थी, बिकॉज वो कभी भी जो है इन फ्लाइट्स को कैंसिल कर देते थे और उस रिगार्ड में कोई भी प्रॉपर रीज़न नहीं देते थे, राइटिंग में नहीं देते थे कि क्यों, किस वजह से ये फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। और गो फर्स्ट को 24 आवर्स दिए गए टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस। जब इस बारे में गो फर्स्ट के सीईओ से पूछा गया तो उनका कहना था कि फ़्लाइट्स का कैंसिलेशन और इंसॉल्वेंसी के लिए फ़ाइल करना ये एक अनफॉर्चुनेट डिसीजंस थे, लेकिन उन्हें लिया गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसका रीज़न है गो फर्स्ट इस समय फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रही है, जिसका रीज़न है कि जो प्रैट एंड विटनी है वो उन्हें इंजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई 28 प्लेन्स वर ग्राउंडेड। और एयरलाइंस का कहना है कि ये जो सस्पेंडेड फ्लाइट्स हैं ये तभी रिज्यूम होंगी आफ्टर द इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन इज़ एडमिटेड। दूसरी तरफ यूनियन एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कैसे वो असिस्ट कर सके एयरलाइन को, एंड हैज़ ऑल्सो स्पोकन टू दी स्टेक होल्डर्स। गो फर्स्ट ऑपरेट करती है ऑन अ कैश एंड कैरी मॉडल। इसका मतलब ये है कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को डेली पर फ्लाइट के हिसाब से पे करते हैं, एंड गिवन दी ग्राउंडिंग ऑफ फ्लाइट्स ड्यू टू द इंजन इशू दे डोंट हैव फंड्स टू पे टू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और एयरलाइंस का कहना है कि ये जो पूरा इंजन सप्लाई इशू है इसकी वजह से उन्हें 10,800 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कॉम्पनसेशन सॉर्ट किया है ऑफ रुपीस 8,000 करोड़ फ्रॉम सिंगापुर ट्राइब्यूनल। अब हम लॉस की बात कर ही रहे हैं तो गो फर्स्ट की लाइबिलिटीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारी अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर गो फर्स्ट एयरलाइंस है, इट हैज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अराउंड 9,000 करोड़ रुपीस, लेकिन गो फर्स्ट कॉन्फिडेंट था कि उन्हें 600 करोड़ रुपीस का लोन मिल जाएगा, जिससे उन्हें मेजर फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रमोटर इक्विटी एंड बैंक लोन बाय द एंड ऑफ अप्रैल। और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये जो 600 करोड़ का लोन है इट इज़ येट टू कम टू फ्रूशन, और ये जो पूरा अमाउंट है 600 करोड़ का, इसके अंदर से 300 करोड़ रुपीस आर प्रोवाइडेड बाय द वाडिया ग्रुप एज वेल एज फंडिंग फ्रॉम अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स। और कंपनी इस पैसे को यूज़ करने वाली थी ताकि वो रिजॉल्व कर सकें अपनी सप्लाई चेन का इशू। इससे पहले गो फर्स्ट को 1000 करोड़ रुपीस मिले थे फ्रॉम गवर्नमेंट्स इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके अलावा कंपनी वॉज प्लानिंग टू फाइल फॉर एन IPO, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो प्लानिंग भी बीच में ही छूट गई। गो फर्स्ट जो कि एक टाइम पर गो एयर थी, उसे रीब्रांड किया गया था अहेड ऑफ अ प्लान 36 बिलियन रुपीस इनिशियल शेयर सेल लास्ट ईयर। और पिछले 7 ईयर्स के अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए थे टू लॉन्च एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनकी जो IPO ड्रीम्स थी वो वहीं पर रुक गई, एंड द एयरलाइन वाज अनएबल टू रेज फंड्स फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। और गो फर्स्ट का जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल था वो एक्सपायर हो गया लास्ट ईयर अगस्त के अंदर। IPO का ना हो पाना उनके लिए इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो गया बिकॉज कंपनी ने प्लान किया था कि वो IPO को यूज़ करेंगे टू रिपे अ डेट ऑफ 2015 करोड़, बट उनकी सारी प्लानिंग सिर्फ ड्रीम्स में ही रह गई। और इस एयरलाइन ने रिपोर्ट किया 1800 करोड़ रुपीस का लॉस, जिसमें से 800 करोड़ रुपीस का नॉशनल लॉस था ड्यू टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023। दो पिछले 3 साल के अंदर प्रमोटर्स ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इस एयरलाइन को जो है चला सके, एंड दे हैव इन्फ्यूज्ड 3,200 करोड़ रुपीस, जिसमें से 2,400 करोड़ रुपीस जो हैं दे वर इंजेक्टेड इन द लास्ट 24 मंथ्स और 290 करोड़ इन्फ्यूज़ किए गए थे इन अप्रैल। सो अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें जो कि इस एयरलाइंस में किए गए हैं सिंस इट्स इंसेप्शन,
इट इज़ 6,500 करोड़ रुपीज़। और अगर हम गो फर्स्ट के स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इट इंक्लूड्स गो इन्वेस्टमेंट विच इज़ 49.1%, नूस्ली वाडिया विच इज़ 23.1%, बायोमेंको इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स एट 21.1%, नेस वाडिया एंड जे वाडिया हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 0.6% एंड अदर प्रमोटर एंटिटीज़ हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.5%। तो अब क्या होगा इस गो फर्स्ट एयरलाइंस के साथ, क्योंकि उन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए तो फाइल कर दिया है, लेकिन उनके ऑपरेशंस जो है वो तब तक स्टार्ट नहीं हो जाते जब तक ये पूरा मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। अब इस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे उसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई डेटर वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए फाइल करता है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, तो उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो कहाँ जाती है, टू दी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अलॉन्ग विद दी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद NCLT जो है वो अपॉइंट करती है एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ताकि वो मैनेज कर सके दी अफेयर्स ऑफ द डेटर ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। उसके बाद ये जो प्रोफेशनल है वो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म करता है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द डेटर। उसके बाद ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है ये वेरीफाई करेगी, असेस करेगी जो भी क्लेम्स हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनके इश्यूज़ हैं, वो सब कुछ उन्हें वेरीफाई करेगी। इन सभी क्लेम्स को कंसिडर करने के बाद जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो अप्रूव करती है एक रिजोल्यूशन प्लान विच इज़ प्रपोज्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। और अगर कोई भी रिजोल्यूशन प्लान जो है वो अप्रूव नहीं हो पाता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, उस केस में द डेटर गोज इनटू लिक्विडेशन। और अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये सारे रिजोल्यूशन को अप्रूव कर देती है देन इट इज सबमिटेड टू दी NCLT फॉर इट्स अप्रूवल। और अगर NCLT भी इस रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देती है उस केस के अंदर जो भी डेटर के अफेयर्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, और ये जो पूरा इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये पूरा मैटर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के हाथ में आ जाता है। इसके बाद ये जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है ही और शी takes over the management of the debtor and implements the resolution plan approved by the NCLT। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ज़रूरी नहीं है कि हर केस में सेम ही हो, क्योंकि हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो जो स्टेप्स होते हैं वो भी कई बार जो है डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ स्टेप्स मिस भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर केस अपने आप में डिफरेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं उन लॉज की जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से डील करते हैं इंडिया के अंदर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है वो एक प्राइमरी लॉ है जो कि बैंक्रप्सी से डील करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो कि एक टाइम बाउंड और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी इन अ ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर। IBC के अंदर एक डेटर जो है वो फाइल कर सकता है फॉर आइदर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के केस में कॉर्पोरेट डेटर या फिर उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं, और इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के केस में जो डेटर है विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डेट वो फाइल कर सकता है फॉर इंसॉल्वेंसी। इसके अलावा जो IBC है वो प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करता है और ओवरसी करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इन द कंट्री। इसके अलावा ये जो बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IBC, registering and regulating insolvency professionals and maintaining a database of information on insolvency proceedings। और इंडियन बैंक्रप्सी कोड के अलावा भी काफ़ी सारे लॉज हैं जो कि इससे डील करते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 एंड दी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985। लेकिन जो IBC है वो ही प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो कि गवर्न करता है बैंक्रप्सी को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गो फर्स्ट बैंक्रप्सी। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.